असांजो सीनियर तजिया निगार है, सीनियर कानूनदान है, माहिर वकील है, सियासी जेका कॉन्स्टिट्यूशनल अड़ी शयूं हूंदियूं आहिनि असां अक्सर मदद वठंदा आहियूं। जनाब बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब असांखे जॉइन कयो आहे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर साहब। शाह साहब क्या कहना चाहेंगे, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है कौमी असम्बली या हुकूमत की तरफ से, और जिस तेज़ी के साथ और जिस उसको एक अच्छे काम में, ऐसा नहीं लग रहा कि कहते हैं ना दूध में कोई महंगियाँ डाल दी गई हैं, अच्छा काम हुआ है, लेकिन वो तरीक़ेकार और तेज़ी जो दिखाई गई है और जो उसके पीछे नीयत नज़र आ रही है वो आपको ठीक नज़र आ रही है? नीयतों का तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानता है। बदनीयती वैसे भी कानूनी तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का कहना है कि आप मैनर फीडेज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। आप लेजिस्लेचर को बदनीयती नहीं आप अस्यूम कर सकते। तो देखना पड़ेगा। इस वक्त तो अभी कानून इतनी तेजी से कोई आवाम के लिए कानून देखा है आपने? मतलब इतनी तेजी से कोई ऐसा चीज लाए हों जिससे आवाम बहुत खुश हो गई हो और उनकी बेहतरी के लिए कोई इतनी तेजी से कानून साजी देखी आपने? कवानीन तो आते रहते जी, और इतनी तेजी से, मतलब एक दिन कैबिनेट करे, दूसरे दिन कौमी असम्बली करे, तीसरे दिन सेनेट करे, सब पार हो गया, कमेटियों में से भी होके बाहर निकल आए। अभी देखिए प्रेसिडेंट साहब के पास अख्तियार है कि वो इसको 10 डेज के लिए डिले कर सकते हैं और कुछ तजवीज दे सकते हैं, और जो कानूनी इसका पहलू है ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का असेंट होना जरूरी है इसको। प्रेसिडेंट साहब इसको सुप्रीम कोर्ट में खुद ले जा सकते हैं कि पहले ही खड़े हो जाएं कि क्या आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, मैं आपसे इंटरप्रिटेशन ले लूँ, आपसे हेल्प ले लूँ इसमें? देखिए ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कानून उसी वक्त चैलेंज हो सकता है जब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। इस वक्त इस की कोई हैसियत नहीं है, इस पे कोई काम नहीं हो सकता, इसकी बेसिस पे कोई काम रुक नहीं सकता। तो राय भी नहीं मांग सकते? सुप्रीम कोर्ट से एक दफा राय मांगी तो थी कि जी क्या राय है आपकी, मैं ये जो मेरे पास आया है अमेंडमेंट, क्या मैं इस पे कुछ राय तलब कर सकता हूँ कानून की? वो देखिए उस वक्त तो मुझे तो प्रेसिडेंट साहब का सवाबदीद है कि वो कोई भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि जब तक सुप्रीम कोर्ट सीज्ड है उस क्वेश्चन पे, इस कानून पे अमल दरामद बंद हो जाए। वो ऑब्वियसली ऐसा कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कोर्ट पास नहीं कर सकती उस क्योंकि वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगी, ठीक है ना जी। वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है जिससे सुप्रीम कोर्ट कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं पास कर सकेगी। इस वक्त प्रेसिडेंट साहब अगर इस कानून से उनको कोई इख्तलाफ है तो वो अपने कमेंट्स दे के, अपनी रिकमेंडेशंस दे के वापस हाउस में कंसिडर की जाएगी वो, तो मैक्सिमम 10 डेज की डिले हो सकती है। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं उस कानून फ्रॉम द डे व्हेन द बिल इज रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, वो तो ठीक है, और वो एतराज लगा के वापस भेज सकते हैं और फिर दोबारा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा और फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा भेजने की। ये सब कुछ तो डिबेट ये बिल्कुल मौजूद है। अब आ जाइए कि जी क्या ये प्रोसीजर्स की तब्दीली इस तरह हो सकती है और क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी? देखिए इसके दो हैं। क्वेश्चन तो ये है कि क्या अमेंडमेंट, क्योंकि ये असूली तौर पे एक जुडिशियल रिफॉर्म है, ठीक है, ये कि क्या ये अच्छी अमेंडमेंट है, इसका सब्सटेंस क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन कर सकता है, क्या इसके लिए आईनी अमेंडमेंट दरकार है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, आई थिंक ये इसका अगर मतन देखा जाए तो ये अच्छी अमेंडमेंट है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की जो कि बहुत यूनिक है, दुनिया में आपको कहीं इसकी ऐसे मिसाल नहीं मिलती। वी हैव इंडिया आल्सो, बट वहां इस तरह से सुओ मोटो इस्तेमाल नहीं होता ये पावर, ठीक है जी। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट है, ठीक है जी, जहां आखिरी राइट ऑफ अपील और तमाम से जब आप हक हासिल करते हैं और फाइनली कोर्ट ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट है। तो क्योंकि वो असूली तौर पे अपीलेट कोर्ट है, तमाम आप अपने
एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं रेमेडीज, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आप फाइनल कोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऐसी है जहां पे आप फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस कोई इशू उठाते हैं और दैट बिकम्स द लास्ट इंस्टेंस। सो लिहाजा अगर आप रिसीविंग एंड पे हैं तो उसलिए राइट ऑफ अपील देना वैसे शरई तौर पे भी और वैसे भी बनता तो है। बिल्कुल बिल्कुल बनना भी चाहिए। इम्पोर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म है, बिल्कुल बनना चाहिए, इम्पोर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म है और वो होना चाहिए। आपको पता है कि सुमोटो के जो पावर्स हैं और 184(3) की जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है अनफॉर्चुनेटली कितना मिसयूज हुई है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। चलें दूसरे पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, बेंच की तश्कील। अब ये कुछ थोड़ा सा बेंच की तश्कील क्यों चीफ जस्टिस ने आपको बेंच की तश्कील से पहले जरा बता दूं आईनी पहलू पे। ठीक है, ये मेरे आई थिंक और काफी लॉयर्स इस पे डिवाइडेड हैं, बार के लॉयर्स भी और काफी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी डिवाइडेड हैं। मेरी राय इसमें क्लियर है। मैं समझता हूं कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक नहीं है, आइन से इसका तसादुम है। सुप्रीम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है क्योंकि कोर्ट की अपेलेट जुरिसडिक्शन आर्टिकल 185 में लिखी हुई है और वहां यह है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, वहां ये नहीं लिखा कि an appeal lies to the Supreme Court from an order passed by the Supreme Court। ये important distinction है। सही है, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हाई कोर्ट के ऑर्डर से लाई करती है। ये नहीं लिखा हुआ कि an appeal shall lie to the Supreme Court from an order passed by the Supreme Court। by the Supreme Court। अगर बाय द सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां लिखा हाई कोर्ट के ऑर्डर की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही अगर कोई फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने ही वो लिया है और सुप्रीम कोर्ट में ही चला है, फिर कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती। आइन में नहीं लिखी हुई, तो अगर आइन में नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब ये है कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपने ही ऑर्डर्स पे अपील सुनने की इजाजत नहीं देता। ठीक हो गया। और अगर ऐसा मुनासिब है और ऐसा अगर समझ आता है तो आइन में अमेंडमेंट दरकार है। ये एक रूल्स है, टेक्निकलिटी है। शायद जैसे मैंने आपको कहा मुझे ये अमेंडमेंट का मतन पसंद है, आई लाइक इट। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था और ये एक तवील अरसे से मुतालबा रहा भी है। तवील अरसे से जजेस का भी मुतालबा बीच में रहा है, हमने देखा है काफी अरसे से, और वकला का भी मुतालबा ये रहा है जो चीज सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से लाई गई है और जिस वक्त में ये सब कुछ अडॉप्ट किया गया है उसने अच्छी चीज को थोड़ा खराब किया है। लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसके साथ जो ये चूज आपने देख, अच्छा कुछ, अच्छा अब आवाम के लिए हम सब कुछ बहुत कुछ जानते हैं, पब्लिक के लिए क्या स्पेसिफिकली इस तरीके से किसी को अपील का राइट देना आप ये भी आइन से मुतसादिम समझते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को होगा, जहांगीर तरीन को होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी को होगा, XYZ को होगा, इस तरह स्पेसिफिक करके अपील का राइट देना, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम है। देखिए, ये आपने ये जो बात है थोड़ा सा हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता इस पे लाइट डालनी पड़ेगी। ये जो आप बात कर रहे हैं, इस अमेंडमेंट में दो चीजें हैं। एक ये कि पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के खिलाफ अपील का राइट दिया गया है, नंबर 1। ठीक है, उसके अलावा ये भी दिया गया है कि ये राइट आज जिस दिन ये अमेंडमेंट आएगी उसके बाद इंप्लीमेंट नहीं होगा। इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑर्डर्स पास्ड अर्लियर प्रोवाइडेड आप 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि अगर 1991 में या 2001 में या 2010 में कोई 184(3) में कोई फैसला हुआ, या आप आज से पैनामा पे तो आप बाद में आते हैं ना, अगर तो एक उन तमाम जजमेंट्स के खिलाफ जो 184(3) में हुई, उनके खिलाफ आप जिस दिन ये एक्ट आएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। सही है। यहाँ आप जरूर कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकली ये है इसका हिडन जेम, ये है इसका सब्सटेंस। नहीं, ये तो आप कर देंगे, तो कासिम सूरी साहब की रूलिंग का क्या करेंगे
और अगर वो चैलेंज हो गई, देखिए दैट हैज बीन एक्टेड अपॉन, ये एक डॉक्ट्रिन है फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस की। फॉर एग्जांपल जैसे कराची में नस्ला टावर गिर गया ना, जी अब वो खड़ा होकर कैसे, अब वो खड़ा होकर कैसे अपील करेगा? नस्ला टावर तो नहीं खड़ा होकर अपील कर सकता, क्या करेगा? खड़ा, हाँ, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन डिस्क्वालिफाइड है और लंदन में बैठे हुए हैं तो वो जरूर आ सकते हैं। नहीं वो तो आज नहीं, हम तो यहाँ से अभी तो बहुत मजे की बात तो ये है कि कासिम सूरी साहब अगर चले गए और समाअत के लिए वो मंजूर हो गई तो कौमी असेंबली का स्टेटस क्या बचेगा? नहीं देखिए अपील तो फाइल हो सकती है ना जी। देखिए अपील अगर वो अपील मंजूर हो गई और कासिम सूरी साहब की रूलिंग जो सोमोटो के जरिए उड़ाई गई थी, अगर उसकी अपील मंजूर हो जाती है और कहते हैं ठीक है हम इसकी समाज शुरू करते हैं, तो उस वक्त क्या स्टेटस होगा कौमी असेंबली का और हुकूमत का? देखिए बात यह है कि अपील आपको पता है कि ऐसे नहीं होता कि अपील फाइल होने से जो पुराना ऑर्डर है उसको उसी वक्त मुअत्तल कर दिया जाता है। बहुत मुश्किल होता है, सुप्रीम कोर्ट का सवाब भी है और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक असेंबली को मुअत्तल तो नहीं करेगी, लेकिन वो जब अपील अलाउ होती है तो वो उसमें बड़ा टाइम और आपके एक सौ मोटो ने पूरी हुकूमत पलट दी, तो दूसरी हुकूमत क्यों नहीं पलटी जा सकती रोकने के लिए? कासिम सूरी वाली जजमेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली जो उनकी जजमेंट थी वो बिल्कुल इंटैक्ट रहनी चाहिए, वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें तो कोई एटलीस्ट इन माय ओपिनियन वो एक अलग बात है। हम 184(3) की बात कर रहे हैं जी। 184(3) में वो जजमेंट थी, उसमें जब अगर आप अपील में जाएंगे जी, अपील में ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है वन वे और दी अदर, लेकिन नहीं तो फिर हुकूमत को बुलाएंगे, ऑपोजिशन को बुलाएंगे, क्योंकि जो उस वक्त ऑपोजिशन थी वो तो हुकूमत है और जिसने मूव की थी नो कॉन्फिडेंस वो वजीर आजम है, तो किसको बुलाएंगे, किस तरह से बुलाएंगे? तमाम पार्टीज उसमें मौजूद थी, उस वक्त भी इस वक्त भी मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट आई। अच्छा है दिलचस्प, अगर है दिलचस्प या नहीं ये बताइए। जी बिल्कुल। हाँ तो अब ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला है, इसको किस तरह से देखते हैं? है तो ये फैसला तो है, लेकिन आया ऐसे टाइमिंग पे है कि अभी वो सेनेट में भी नहीं पहुंचा और चीज़ सामने आ गई। आम पब्लिक ये कह रही है कि यार ये क्या आ गया, अभी तो सेनेट से भी पास नहीं हुआ था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा कहने लगे कि जी रूल्स ही मौजूद नहीं है बेंच बनाने के, और सिर्फ इस फैसले में सामने आया। इससे पहले भी वो बेंचेस में रहे, इसके अलावा भी वो बेंचेस में मौजूद हैं, इससे पहले भी वो सोमोटोज में रहे हैं, तो ये अब क्या होगा बाकी चीजों का? देखिए इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। वो अलग बात है कि आप उससे अग्री करें या डिसअग्री करें, लेकिन वो वादे जजमेंट है, 5 मेंबर बेंच जजमेंट है जो इस इशू को सेटल कर देती है। तो ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है जिसमें 2:1 है। तो इन माय ओपिनियन 5 मेंबर बेंच जजमेंट प्रिवेल करेगी इस इशू पे कि चीफ जस्टिस का सवाबदीद है 184(3) में, किसी एक इंडिपेंडेंट जज का सवाबदीद नहीं है। वो प्रॉपर ले डाउन करती है क्राइटेरिया और डिस्क्रेशन को 184(3 ये थोड़ा सा नाज़रीन के लिए इलैबोरेट कर दें, 5 रुकनी बेंच का क्या फैसला है? देखिए वो 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है वो 184(3) के जितने प्रीवियस डिसेंटिंग ओपिनियंस थे वो उसको सेटल कर देता है। इन प्लेन लैंग्वेज वो ये कहता है कि ये 184(3) का जो सवाबदीद है, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट कोई और जज 184(3) घर बैठे इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी बेंच पे बैठे कोई एक जज 184(3) इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई 3 मेंबर बेंच या 5 या 7 मेंबर बेंच इटसेल्फ अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है तो 184(3) सुओ मोटो वो नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि 184(3) का जो हक है वो है मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन वो खुद साख्ता अलोन नहीं ले सकते। उन्होंने अगर उनको कोई एप्लीकेशन देता है, अगर 2 जजेस या 3 जजेस या कोई आम शहरी मुनव्वर आलम ही क्यों ना हो, अगर वो एप्लीकेशन देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उनको लगता है कि ये सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को उठाना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच तश्कील दे देंगे और फिर बेंच ये डिसाइड कर सकती है कि जनाब ये केस सुओ मोटो के लिए मुनासिब नहीं है, वो डिसमिस कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि चीफ जस्टिस रेफर तो कर सकते हैं ये मामला कि बज़ाहिर ये मामला लगता है कि ये 184(3) का मामला है, किसी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उस बेंच का खुद भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये फैसला उस बेंच का होगा इवेंचुअली
कि ये मामला 184(3) में सुनने के लायक है या नहीं।